ओके सो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट एंड थर्मल स्ट्रेसेस, जो कि हमारे चैप्टर 2 में आती हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 की हमने बातें कर ली हैं, जैसे कि टाइप ऑफ लोड की बातें हमने की, इंट्रोडक्शन की बात हमने की सोम के साथ ही हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख लिया है, साथ ही हमने मटेरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सभी को हमने देख लिया है। 14 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, जरूर उनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट एंड थर्मल स्ट्रेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने आपसे पहले ही बोला था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो कि है एसएफडी बीएमडी, ये तीनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट भी रखते हैं स्वयं का। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम स्ट्रेस को स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेस क्या है? ठीक है, स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेस मैंने यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है। आप कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, आपके माइंड में तुरंत आया होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्ट्रेस क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे सर फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, बट मैंने जिस तरह से आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देखो, वहां से आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि बेसिकली फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला, जिससे फोर्स होता है, फोर्स से पहले एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स से पहले हमें डिफॉर्मेशन मिलती है, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन मिल रही होती है, स्ट्रेन से हमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मिल रहा होता है, देन हमें मिल रही होती है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस होती है उसमें ये एफ जो होता है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। और अगर ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है तो ये सीधा एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर है बॉडी तब ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, इसीलिए हम उसे फोर्स अपॉन एरिया बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पर ये सिग्मा नहीं है, यहां पर ये सिग्मा है, सिग्मा एवरेज। उम्मीद है आपको यहां से ये चीजें जो मैं आपको की पॉइंट्स बताता हुआ चल रहा हूं, उस चीज को आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेस के सिंपल एक फॉर्मूला नहीं लिख दिया कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को मैंने हर एक क्राइटेरिया से यहाँ पर आपको डिफाइन कर रखा है, हर एक क्राइटेरिया से स्ट्रेस को मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, स्ट्रेस इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। ठीक है, डेवलप्ड it is defined as the internal resisting force developed or induced at a point against the deformation causes due to the loads acting on the member। ठीक है, तो जो फोर्सेस उस मेंबर पर लग रहे हैं उसके विरोध में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, क्यों होते हैं वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप, मैंने आपसे बोला भी था और याद कीजिए उसको, मैंने सीक्वेंस भी आपको समझाया हुआ था। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ली है, ये फ्लो डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से क्या आया? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से डिफॉर्मेशन आएगा बॉडी में, और इस डिफॉर्मेशन से क्या आएगी? स्ट्रेन आएगी, डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। उससे क्या आएगा? उससे आएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि मटेरियल है स्टेबल, और स्टेबल है तो स्टेबिलिटी की वजह से क्या करेगा? वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा, और यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर मैं एट ए पॉइंट देखूं तो यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मेरी क्या कहलाती है? स्ट्रेस। उम्मीद है आपको ये फ्लो डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये फ्लो डायग्राम है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इस चीज को लेके चलिएगा। ठीक है, इस तरह से ये फ्लो डायग्राम चलता है। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। मैंने डेप्थ में बातें कर ली थी, बाकी हम अगले फिगर में भी इसमें डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू मटेरियल है ही नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा ही नहीं। ठीक है, मटेरियल की वजह से ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, और मटेरियल में क्या क्या कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेसिटी होती है उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को डेवलप करवाने की, वो डिपेंड करता है हमारी यंग्स मॉडुलस, यानी कि यंग्स मॉडुलस या फिर शियर मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस पर। ठीक है, तो वो चीजें हमारी आगे की हैं, अभी देखेंगे उसे। स्ट्रेस ऑलवेज डिफाइंड एट ए
पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पर डिफाइन की जाती है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस आर डेवलप्ड व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड आइदर पार्शियली और फुल्ली। इट मींस दैट स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनवाया था उसमें भी, फ्लो डायग्राम, उसमें भी यही तो प्रूफ किया ना मैंने कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आती है, ना कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन अकर्स फ्रीली देन स्ट्रेस डेवलप्ड इन मेंबर इज जीरो। अगर यहां पर फ्रीली एक्सपेंशन या फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन हो, और ये आप सोचेंगे कि सर फ्रीली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, फोर्सेस तो लग रही होगी उस जगह पर, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाते हुए चलूंगा आगे, ठीक है। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, हम टेंसर क्वांटिटी को भी समझेंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ये जो आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पर ये जो डायग्राम, ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमें धीरे धीरे डील करना है, ठीक है। फाइनली तभी ये चीज समझ में आएंगी आपको कि हम किस तरह से स्ट्रेसेस को समझ के चल रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, स्ट्रेस इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, ये जो आपके पास स्ट्रेस है, यहां पर मैंने ऐसा कुछ बोला, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये इंटरनल रेस्टिंग फोर्स लॉन्गिट्यूडनल में है, ये एट ए पॉइंट है, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल की बात है ना। ये क्या है मेरा, ये ओवरऑल है। ये जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया ये ओवरऑल बनाया, ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए वैलिड है, ये सब के लिए वैलिड है, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज रिगार्डिंग टू दी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अब जरा यहां से समझिएगा, अगर मैं सिंपल स्ट्रेस की यहां से डेफिनेशन लेके चलता हूं तो वो ये निकलती है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। मतलब अगर मैं पॉइंट को लेके चलूं तो मुझे क्या लेके चलना होगा, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो। भाई जहां पॉइंट है वहां की बात करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा उस पॉइंट का, नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब बिल्कुल जीरो की तरफ को जाता हुआ। तो अगर मुझे यहां पर इस बोर्ड में मान लीजिए एक पॉइंट लेना होगा तो उसका एरिया क्या है, टेंड्स टू जीरो ना, उसका एरिया क्या है, टेंड्स टू जीरो, अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसी के हिसाब से लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, मैथ्स में आपने पढ़ा ही है, ठीक है। डेल्टा एफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई डेल्टा ए, ये होता है हमारा यूनिवर्सल, ये होता है यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपको डिफाइन करनी है, कोई सी भी टाइप की स्ट्रेस हो, अगर इसे सिग्मा लिख रहे हो तो कंफ्यूज मत होना कि नॉर्मली है ना, ये सिंपल हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन है, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो, सिंपल स्ट्रेस की डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एफ इंटरनल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, ठीक है, वेयर डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट पर, दैट इज सिंपली स्ट्रेस। अब हमारे माइंड में होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस ही नहीं होती हैं, शियर स्ट्रेसेस भी होती हैं, अलग अलग टाइप होते हैं हमारे स्ट्रेसेस के, वो हम बातें करेंगे अभी आगे। पहले यहाँ से हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो यहां से अगर मैं इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करनी है इस चैप्टर में, तो मैं अगर इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं तो फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, ये बन के आ रहा है। एफ इंटरनल है, ठीक है, मैं इसे एफ को यहां पर इंटरनल मान के चल रहा हूं, एफ इज द इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, देखिएगा ये जैसे फिगर है, इस फिगर की तरफ ही चल लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है आपके पास, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमने ले रखी है, उसको हमने बिल्कुल बीचों बीच से काटा, इमेजिनरी, रियल में नहीं काटोगे, रियल में काटोगे तो क्या होगा, फोर्स जिधर की तरफ लग रहे हो उधर की तरफ बॉडी भागने लग जाएगी। मान लीजिए आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं ऐसे, मान लीजिए आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं, ये एक तो हो गया ये फोर्स, सॉरी, एक तो हो गया हमारे पास ये फोर्स, ओह यहां देखो, एक तो हो गया ये फोर्स और एक हो गया इसमें अपोजिट ये फोर्स। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं, तो फोर्सेस यहां पर P में लेके चल रहा हूं, इंटरनल को मैं F लेके चल रहा हूं, एक्सटर्नल को P लेके चल रहा हूं, तो यहां पर ये P फोर्सेस लग रहा है, और अगर मैं यहां पर इसे P फोर्स को लगा रहा हूं तो जरा सोचिएगा कि अगर आप रियल में इसे काट दोगे तो ये इस P फोर्स के साथ इस साइड आगे चला जाएगा, ये P फोर्स के साथ इस साइड आगे चला जाएगा। इस पार्ट को मैं 1 बोल देता हूं, इतने पार्ट को मैं 2 बोल देता हूं, तो ये 1 और 2 पार्ट है जो कि मेरे इमेजिनरी यहां पर कट हो रखे हैं, ये मेरे इमेजिनरी कट किया है, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी सेक्शन है। और ये मेरा इमेजिनरी सेक्शन कितने का है, इमेजिनरी सेक्शन है, और इमेजिनरी सेक्शन जो ये XX या 1 मान लो, जो भी सेक्शन मानना चाहो इसे XX मान लो, ये इमेजिनरी सेक्शन 0 थिकनेस का है,
ये इमेजिनरी सेक्शन जीरो थिकनेस का है। तो अब जरा सोचिएगा, अगर जीरो थिकनेस का एक सेक्शन आप काटते हो तो जो इसके मॉलिक्यूल्स इस साइड रह गए, लेफ्ट में रह गए, वो लेफ्ट में 1 वाले के पार्ट के साथ होंगे और राइट में वो 2 वाले पार्ट के साथ होंगे। जरा सोचिएगा इस चीज को थोड़ा सा और, कि अगर मैं इसे 2D में लेके चल रहा हूं, अगर मैं इस फिगर को 2D में लेके चल रहा हूं, तो यहां पर एक जीरो थिकनेस का मैं सेक्शन काटता हूं, ये वाला जीरो थिकनेस। ऑब्वियस है आप कभी बना नहीं सकते हो जीरो थिकनेस का सेक्शन, बट इमेजिन कर सकते हो जरूर। तो अगर मैं 1 पार्ट की बात करूं तो पहले से ही अगर मैं जीरो थिकनेस का यहां पर सेक्शन नहीं काट के चल रहा हूं अभी, तो जो आपके पास एटम्स होंगे वो एटम्स तो यहां पर एक दूसरे से कंबाइंड होंगे ना, ऐसे करके, ऐसे कंबाइंड होंगे ना, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऐसे कंबाइंड होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट में जो एटम्स हैं वो मान लीजिए इस कलर से हैं, सेकंड वाले पार्ट में ऐसे, और फर्स्ट वाले पार्ट में मान लीजिए वो इस कलर के हैं, ठीक है। तो यहां से बस आपको यही देखना है कि जब आप जीरो थिकनेस का एक सेक्शन काटते हो तो वो सेक्शन इस एटम को डिवाइड नहीं करेगा। जो आप सेक्शन काट रहे हो वो आप ये सोच के चलोगे कि वो एटम्स या ग्रेन्स या मॉलिक्यूल्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, या ग्रेन्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा है, नोट डिवाइड द सेक्शंस, नॉट डिवाइड द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ग्रेन्स। जो ये सेक्शन आप काट रहे हो, कौन सा, XX। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये वाले कलर के एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम्स किस में होंगे, वो एटम्स होंगे इसमें 2 वाले पार्ट में होंगे ना, ठीक है। जब आप जीरो जीरो थिकनेस का सेक्शन काटोगे, मान लीजिए आपने सेक्शन जो XX काटा है वो यहां पर भी दिखेगा आपको ऐसे, वो यहां पर भी दिखेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाता हुआ, और वो यहां पर भी दिखेगा आपको ऐसे, है कि नहीं, क्योंकि ये जीरो थिकनेस का सेक्शन है, जीरो थिकनेस की अपनी कोई थिकनेस नहीं है। तो यहां पर जब ऐसे काटा था आपने तो इसको आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर इसके एटम्स इसके साथ होंगे, और यहां पर जो इस वाले एटम्स है, ये वाले जो एटम्स है, ये एटम्स भी तो किधर होंगे, जो ये वाले एटम्स है आपके पास, ये एटम्स होंगे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसको मैं इसी कलर से दिखा देता हूं, ये एटम्स होंगे ये इसमें। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बैक साइड में और भी एटम होंगे तो उनको मैं ऐसे ही दिखा देता हूं बस, इनके बैक साइड में, और ऐसे ही यहां पर इनके इस साइड राइट साइड में ये एटम्स होंगे, तो मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, ये एटम्स मैंने दिखा दिया। अब जरा सोचिएगा कि जिस टाइम पर फोर्सेस लग रही हैं, जिस टाइम पर फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्स यहां पर लग रही है एक P, ठीक है, तो ये P फोर्स ऐसे लेके जा रही है इसे, और यहां पर भी एक फोर्स लग रही है P, वो इसे ऐसे लेके जा रही है। तो जरा सोचिएगा कि अगर मान लीजिए इस पर, इसका नाम मैंने A रख दिया, इस एटम का नाम मैंने A रख दिया, इस एटम का नाम मैंने B रख दिया। अब जरा सोचिएगा A और B क्या पहले से ही बॉन्डिंग में नहीं है? जो A और B हैं क्या वो पहले से ही बॉन्डिंग में नहीं है? बिल्कुल बॉन्डिंग में है। तो अगर मैं P फोर्स इस पर इधर की ओर लगाता हूँ, P फोर्स इस पर इधर की ओर लगाता हूँ, तो A और B क्या रियल में टूट चुके हैं? रियल में नहीं टूटे हैं ना, बट A पर जो फोर्स लग रहा है, A पर जो फोर्स लग रहा है वो P इधर की ओर लेके जा रहा है। तो B क्या कहेगा? अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो B क्या चाहेगा? B A को अपनी तरफ खींचेगा, B A को अपनी तरफ खींचेगा। जहां पर आपने ये वर्ड सुना, कौन सा वाला? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। यहां पर ये आपने वर्ड सुना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप रेजिस्टेंस को हमेशा ये सोचते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऑन द पॉइंट। बस ये पॉइंट की कहानी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे ये पूछता हूं, अभी आपसे अगर मैं ये पूछूं कि सर जी ये बताइए मुझे, एक P फोर्स ऐसे लगा हुआ है, एक P फोर्स ऐसे लगा हुआ है, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहता हूं तो रेजिस्टेंस का मतलब आपके माइंड में हमेशा ये चलता है उल्टा। तो अगर मैं एक A पॉइंट यहां पर आपसे बोलता हूं कि A पॉइंट पर जरा मुझे स्ट्रेस बना के दिखाइए, तो हो सकता है आप में मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर ये हो कि सर स्ट्रेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है तो यहां पर इंटरनली ऐसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा होगा। नहीं, आप यहीं बेवकूफ़ी कर जाओगे। इसलिए सोम के कॉन्सेप्ट को समझ के चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिएगा यहां पर जब हमने ये समझा तो B की वजह से A पर क्या लग रहा होगा, क्योंकि मुझे इस पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है, मुझे इस पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है और मुझे इस पार्ट को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। तो पहले इसकी कहानी देखो, 1 की कहानी। तो 1 की कहानी में क्या देख पा रहे हैं हम कि A पर इधर की ओर P फोर्स लगा रहा है इधर की ओर लेके जाने का, तो मोशन इसमें इधर की ओर चलने लग गया होगा, ऐसा इमेजिनरी चल रहा है हमारे लिए। बट हमें तो मोशन में लेके नहीं आना है, हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है। तो B इस A पर फोर्स किधर की ओर लगाएगा? इधर की ओर।
बी ए पर फोर्स किधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर। क्यों? क्योंकि बी और ए के बीच में क्या थी, बॉन्डिंग। बी और ए के बीच में क्या है, बॉन्डिंग, और अभी भी है, बस इमेजिनरी आपने कट किया। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन समझनी है, आपको स्ट्रेस के बारे में समझना है कि स्ट्रेस क्या है। तो जब तक आप उसे इंटरनली कट नहीं करोगे तब तक स्ट्रेस को समझोगे कैसे? क्लियर हो रहा है ना? तो यहां पर हमने ए पर देखा बी की वजह से, ये मैं वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि ए पर बी की वजह से। ऐसे ही जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाले सेक्शंस हैं ये वाले बी, और यहां पर बी डैश मान लीजिए इसे, यहां पर बी डबल डैश मान लीजिए, तो इन सब की वजह से ए डैश ए डबल डैश पर किधर की ओर फोर्सेस लग रहे होंगे, इधर की ओर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, इधर की ओर ये हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एफ। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है या नहीं? ये मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। यही तो हमने समझा है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यहां ये वर्ड आता है रेजिस्टेंस के लिए, कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हमेशा दूसरे एटम अपने इस वाले एटम्स को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए लगा रहे होंगे। ऐसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये देख लेते हैं इससे, 2 पर P फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो B मॉलिक्यूल्स इधर की ओर जा रहे होंगे, बट हमें क्या करना है, इस 2 को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमें रोकना है इसे। तो रोकने के लिए A वाले पार्टिकल, जो A वाले पार्टिकल हैं, वो B पर किधर की ओर फोर्स लगाएंगे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। A वाले पार्टिकल B पर किधर की ओर फोर्स लगाएंगे, इधर की ओर। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अगर ये समझ में आ गया है तो समझ लीजिए स्ट्रेस आपको समझ में आ गई है। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं इस पार्टिकल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। तो डेल्टा एफ डेल्टा एफ डेल्टा एफ ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा एफ इस साइड में हो गया। तो ये जो होता है इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्ट्रेस की इंटरनल कंडीशन। तो इंटरनल स्ट्रेसेस ये हैं। अब यहां पर एक बात समझिएगा, अभी मैंने स्ट्रेस को क्या समझाया था कि अगर सिग्मा की बात करूं तो डेल्टा एफ ही तो है वो। अगर सिग्मा की बात करूं तो डेल्टा एफ ही तो है, क्योंकि लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 और डेल्टा ए, अगर मैंने डेल्टा ए को 0 ही ले लिया, मतलब अगर डेल्टा ए को मैंने एक पॉइंट ही ले लिया, अगर डेल्टा ए को मैंने एक पॉइंट ही ले लिया, तो जो मेरी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो क्या मेरी डेल्टा एफ नहीं है? जो मेरी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो क्या मेरी डेल्टा एफ नहीं है? इसका मतलब मैं इन डेल्टा एफ को क्या और दिखा सकता हूं, मैं इन डेल्टा एफ को सीधा बोल सकता हूं कि ये मेरे सिग्मा है, छोटी छोटी सिग्मा, ऐसे ये मेरी सिग्मा है, ये मेरी स्ट्रेस है। अब यही स्ट्रेस मेरी नॉर्मल क्यों? अब समझिएगा, ये स्ट्रेस, ये तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन, पॉइंट पर लगने वाला फोर्स इंटरनल, ये स्ट्रेस की वैल्यू नॉर्मल में क्यों लेके चल रहा हूं? अभी तो मैंने सिग्मा बोल दी सिंपल, ये मेरी सिंपल एक स्ट्रेस है। अगर मैं इसे बोलूं तो ये सिंपल मेरी स्ट्रेस है, ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेस है। इस नॉर्मल स्ट्रेस को बोलने के लिए जो नॉर्मल वर्ड यूज किया वो कहां से आया? वो आया हमारे रेफरेंस से। मैंने पहले ही चैप्टर 1 में भी बोला है आपसे कि हमारे रेफरेंस के बेसिस पर नॉर्मल आता है। तो यहां रेफरेंस कौन सा है? क्रॉस सेक्शन। यहां रेफरेंस मेरा क्या है? क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर, इस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर फोर्सेस किधर की ओर लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं इंटरनल वाले इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन। और अगर वो परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन काम कर रहे हैं तो जो यहां स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है वो क्रॉस सेक्शन के क्या है? परपेंडिकुलर। इसीलिए उसका नाम क्या आ रहा है? नॉर्मल। इसीलिए उस स्ट्रेस का नाम क्या आ रहा है? नॉर्मल। और अब ये नॉर्मल स्ट्रेस मेरी हम जो डेफिनेशन लेके चलते हैं वहां से देखेगा। तो स्ट्रेस को हमने क्या समझा था अभी? स्ट्रेस इज द लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है, जितने पॉइंट्स पे मैं स्टडी कर रहा हूं, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स पर मैं स्टडी कर रहा हूं वो सारे पॉइंट्स जोड़ दो। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ रहे हो, कौन से पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हो? क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर कर रहे हो ना। क्रॉस सेक्शन आपने 1-1 काटा था या एक्स एक्स काटा था, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में कितने पॉइंट्स दिखे? जो यहां पर उस क्रॉस सेक्शन के अंदर पॉइंट्स होंगे। तो क्रॉस सेक्शन के पॉइंट्स ये हैं सारे। तो अब जब आप इन सब इस क्रॉस सेक्शन के पॉइंट्स को जोड़ोगे तो टोटल फोर्स मिलेगा ना। इन सारे क्रॉस सेक्शन के पॉइंट के फोर्सेस को जोड़ोगे तो टोटल फोर्स मिलेगा डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ। तो जरा समझिएगा कि जब हम इसी टोटल को करेंगे क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर, हम यहां पर स्टडी करेंगे फॉर होल क्रॉस सेक्शन। अगर मैं स्टडी करूं फॉर होल क्रॉस सेक्शन, तो फॉर होल क्रॉस सेक्शन के लिए जब मैं टोटल
फोर्सेस जोड़ रहा हूंगा तो कितने हो जाएंगे, डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ। मतलब अगर मैं इसे सीधा इंटीग्रेट कर दूं, अभी मैंने क्या किया था, डिफरेंशिएट डेल्टा एफ यानी कि डी एफ अपॉन डी ए। जब मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन समझी तो मैंने किया था उसे डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना था। बट अब मुझे चाहिए इसकी एक्चुअल वैल्यू इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा। कौन सी, नॉर्मल सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स को जोड़ा। अब जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल इंटीग्रेट करने के लिए ये जो स्ट्रेस है, अभी मैं इसे स्ट्रेस ही लिख रहा हूं, तो ये जो स्ट्रेस है इसका आपने इंटीग्रेशन किया, इस स्ट्रेस का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां पर, तो इंटीग्रेशन करें, ठीक है, बराबर यहां पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, df अपॉन dA, ठीक है, df अपॉन dA, ये भी इंटीग्रेशन है, कितना, फॉर होल एरिया, और ये स्ट्रेस भी क्या है, फॉर होल एरिया। अब जो यहाँ के अजम्पशन है वो जरा समझिएगा, अब जो यहाँ के अजम्पशन है उन्हें समझिएगा। अजम्पशन यहाँ पर ये है कि जो मैंने ये स्ट्रेस मानी है, अजम्पशन क्या है, जो ये मैं स्ट्रेस मान के चल रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेस, जो यहाँ पर आपको मैंने अभी दिखाया, जो यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाया है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस तरह से, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने अभी दिखाई आपको, ये यहाँ पर ये क्या आ रही है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस तरह से। तो ये जो सिग्मा है, ये अजम्पशन में क्या मान रहा हूँ कि फॉर होल क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज यूनिफॉर्म। तो यहां पर ये सिग्मा जो वैल्यू मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है, कांस्टेंट का मतलब ये फिगर कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां पर जो सिग्मा है, अगर मैं थोड़ा सिग्मा इस तरह से बना के चलूं तो यहां पर ये फिगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाइज आपको कुछ ये ऐसी चीजें दिख रही है, मैग्नीट्यूड में सारी चीजें सेम, मैग्नीट्यूड में इस क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेसेस सेम हैं, ठीक है। तो विथ वाइज या डाया वाइज ये स्ट्रेसेस चेंज नहीं होती हैं, जो हम मान के चल रहे होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस सेम। बट मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली बोल देता हूं कि स्ट्रेसेस सेंटर पर सबसे ज्यादा होती हैं और जो हमारी पेरिफेरी होती है उस पर कम होती जाती हैं, ठीक है। ये हम चीजें एमडी में पढ़ते हैं जब हमें डेप्थ समझनी होती है, ठीक है। नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म हम मान के चलते हैं सॉम में। तो सिग्मा इज यूनिफॉर्म हमने मान लिया। तो हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे यहाँ पर, तो जरा इस चीज को देखिएगा कि जो हमारे पास ये था, इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df अपॉन dA। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस dA को इस साइड पहुंचा दो, तो स्ट्रेस इंटू dA, ये हो गया इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन df। तो हमें टोटल एरिया की बात करनी है ना, टोटल मॉलिक्यूल्स किसके लेके चलने हैं मुझे, टोटल एरिया के। तो इस एरिया पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें क्या देगा, टोटल एरिया देगा। तो क्योंकि स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेस हमने कांस्टेंट मान ली, तो इस स्ट्रेस को मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो ये मेरी बाहर निकल गई स्ट्रेस, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल गई क्योंकि कांस्टेंट थी। और इसी स्ट्रेस को अब मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा एन। क्योंकि यहां पर एन क्यों बोला मैंने, समझो जरा, क्योंकि यहां जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो मैंने रेफरेंस क्या ले लिया है, रेफरेंस ले लिया है क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन पर, इस क्रॉस सेक्शन के जो मेरी फोर्स लग रही है, कौन सी वाली फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वो क्या है, वो है नॉर्मल। वो कैसी है, वो है नॉर्मल। इसलिए स्ट्रेस भी कैसी आएगी, इसलिए स्ट्रेस भी कैसी आ रही है, नॉर्मल। ये जो मैं छोटे छोटे फ्लो डायग्राम बना रहा हूं ना, इन्हीं से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा अपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है, इन्हीं से आपकी स्ट्रेसेस समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ सिग्मा एन इनटू में, और ये क्या हो जाएगा, टोटल डीए इक्वल टू टोटल डीएफ। तो टोटल डीएफ हमारा कितना है, टोटल फोर्स। कैसे, अभी इसके बारे में समझाता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं। सिग्मा एन इनटू टोटल एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। सारे एटम्स आ गए ना। और टोटल फोर्स कितना होगा, जरा सोचिएगा यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होगा, इस जगह यहां पर देखिएगा, जितना हमारे पास टोटल फोर्स आ रहा है, क्या वो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन fx इक्वल टू 0 अगर हम यहां पर करें 4 1 तो क्या मिलेगा, ये समेशन डेल्टा एफ टोटल सबका बराबर क्या होना चाहिए, पी के। तभी तो ये चीज इक्विलिब्रियम में होगी ना। तो बस यहां से ये चीज होती है कि जो एफ इंटरनल होता है, टोटल फोर्स इंटरनल वाला, जो ए सरफेस पर बी की वजह से लग रहा है, जो ए सरफेस पर बी वाले सरफेस की वजह से लग रहा है, वो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाती है, एक्सटर्नल के। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास
इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये जो P फोर्स है, इस P फोर्स के बराबर सारे डेल्टा एफ जोड़ेंगे तो वो हमारा F इंटरनल टोटल शुड बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इन मैग्नीट्यूड आ जाता है, इन मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि समेशन एफ एक्स क्या करना है? 0। तो इस वजह से इंटरनल जो f होता है वो p एक्सटर्नल के बराबर आ जाता है। तो यहां पर हम डेल्टा f इंटीग्रेशन को f इंटरनल टोटल लिखें, ठीक है, और फिर बराबर इसे p एक्सटर्नल लिख लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर आ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं? मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम आ रहा है किसके हेल्प से? f समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से। तो यहां से हमारे पास फाइनल जो आउटकम आता है वो ये आता है सिग्मा एन इक्वल टू f अपॉन में a, यानी कि p अपॉन में a। f इंटरनल पहले पूरा लिख देता हूं, चलिए यहां पर ये हो गया f इंटरनल टोटल अपॉन में एरिया टोटल क्रॉस सेक्शन का, और ये सिग्मा n है, इसी को हम बोल देते हैं सिग्मा एवरेज। ठीक है, क्योंकि एवरेज मतलब टोटल एरिया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर। तो इसी को हम p एक्सटर्नल अपॉन में a क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं। उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कभी भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रेस बेसिकली क्या है। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं सिग्मा एन या सिग्मा एवरेज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। बट ये याद रखिएगा, दिस इज द एवरेज, नॉट इज द स्ट्रेस डेफिनेशन। स्ट्रेस डेफिनेशन नहीं है ये नॉर्मल स्ट्रेस डेफिनेशन है। ये क्या है? मेरी नॉर्मल स्ट्रेस डेफिनेशन। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्ट्रेस की बात हमने यहां तक कर ली है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे आपके क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि यहां पर हमने एक क्वेश्चन देखा कि ए रोड विद ए लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर अंडरगोज एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलोन्यूटन, व्हाट इज द स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पर गिवन क्या क्या है, पहले उस चीज को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक ये सिलेंड्रिकल बार दी हुई है जिसकी लेंथ आपके पास है 100 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरगोज एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलोन्यूटन। तो यहां पर जो हमारे पास पुल है वो है 50 किलोन्यूटन, एक्सियल पुल हमारे पास 50 किलोन्यूटन दिया हुआ है, तो फोर्स लग रहा है 50 किलोन्यूटन। अब जरा सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या बताना है? सीधा बताना है स्ट्रेस कितनी है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, सिग्मा एन या सिग्मा एवरेज इक्वल टू टोटल फोर्स कितनी है? 50 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन को हमने 10⁻³ न्यूटन कर लिया, डिवाइडेड बाई एरिया कितना होगा? π/4 d स्क्वायर। डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। पहले सेंटीमीटर में रखो क्योंकि आंसर आपको चाहिए न्यूटन और mm में, तो सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा? 40 mm। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके आंसर देखिएगा 10⁻³ अपॉन यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3.14, ये हो जाएगा 1600। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 16, 10⁴ डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻², सो -2। सो आउटकम विल बी 20 और 5/4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर आपके पास? 12 पॉइंट समथिंग। सो सीधा हमारे पास आंसर आ रहा है 40 के अराउंड। ठीक है, ये सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 40 के अराउंड। 500 डिवाइडेड बाई 12 पॉइंट समथिंग, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधी हमारी 40 के अराउंड। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपके पास न्यूटन और mm में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपकी यूनिट सही होनी चाहिए। आपकी यूनिट सही होनी चाहिए, अगर यूनिट सही नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा अभी। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हमारे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कैल्सी है तो कैल्सी का यूज करो, नहीं तो सीधा अप्रोक्स में आंसर निकाला करो, आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हमने स्ट्रेसेस की बात की है, साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, देखिए जो यही क्वेश्चन था, हमने क्या क्वेश्चन लिया था कि द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए the force acting normally on the cross section of a var shown in the figure below introduce क्या कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर मैंने a ले रखा है,
ए पॉइंट मैंने लिया हुआ है, तो इस ए पर स्ट्रेस कैसी लगेगी, स्ट्रेस कैसी लगेगी यहाँ पर, तो ए पर स्ट्रेस कैसी लगेगी, ए पर स्ट्रेस कैसी लगेगी, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, या फिर स्ट्रेस इस पर ऐसी आ रही होगी, वो मुझे बताना है आपको, ठीक है, वो बताना है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ए पॉइंट है, तो पहले ए पॉइंट की कहानी को थोड़ा समझिएगा। ए पॉइंट की कहानी क्या, यहां पर मान लीजिए आपने एक बॉडी के 3 पार्ट कर लिए, एक बॉडी के आपने 3 पार्ट कर लिए इमेजिनरी, ऐसे मान लीजिए आपके पास ये था एक स्टार्टिंग में बॉडी, ऐसे ये एक बॉडी ऐसे थी, इस बॉडी को आपने यहाँ पर एक सेक्शन काटा, समझो जरा, यहाँ पर एक सेक्शन काटा इमेजिनरी, ऐसे, ठीक है, ये कट गया, एक यहाँ से सेक्शन काटा इमेजिनरी, ऐसे, ये कट गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसे 1 पार्ट मान लिया, इसे आपने 1 ले लिया, इसे बीच वाले को 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया। तो यही फिगर मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखिएगा मैं फिर से वही चीज नहीं कर रहा जो पहले मैंने आपको बताया था पॉइंट वाइज, अब सीधा हो जाएगा इसका 2D फिगर। मैं इसका 2D फिगर लेके चल रहा हूं, तो 1 तो ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया एंड 3 ये हो गया, ठीक है, इसका सीधा 2D फिगर। अब फोर्स कहाँ लगाओ आप, फोर्स लगाओ इसके यहाँ वाले एंड पर एंड यहाँ वाले एंड पर। तो इसमें फोर्स कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, इसमें फोर्स कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो 2D में भी फोर्स यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये हमारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो ये है जो कि जनरल है, जनरल को हमने 3D में तोड़ दिया 2 पार्ट के हिसाब से, फिर 2D में दिखा दिया। अब जरा सोचिएगा इंटरनल स्ट्रेसेस कहाँ लगेंगी। इंटरनल स्ट्रेसेस 1 पर 2 की वजह से लग रही होगी इधर की ओर, है ना। सिग्मा जो आएगी यहाँ पर, वो जो हमारे पास टोटल फोर्स होगा इसकी वजह से, तो यहाँ पर F काम कर रहा होगा ना, F मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इधर की ओर काम कर रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं थर्ड पर, तो P इधर की ओर है, तो इस पर भी तो F लग रहा होगा ना, इंटरनल है कि नहीं, F इंटरनल लग रहा होगा। किसकी वजह से, इन वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से। किसकी वजह से, इन वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है, ये वाला जो F इंटरनल है। और 2 पर क्या क्या हो रहा होगा, 2 वाले मॉलिक्यूल्स जो यहां पर आपको दिख रहे थे इस साइड से, उन 2 वाले मॉलिक्यूल्स पर ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या अपनी तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या अपनी तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे। ऐसे ही जो 3 वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, क्या वो 3 वाले मॉलिक्यूल्स इस वाले 2 के इधर वाले पार्ट पर ऐसे फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई ये चीज भी तो 2 भी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। आप यही भूल जाते हैं, यही गड़बड़ कर देते हैं। 2 भी तो अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो इधर वाला थर्ड पार्ट है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, और जो 1 पार्ट है वो भी 2 पर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो इस वजह से यहां पर जो हमारे पास है, यहां पर भी तो फोर्स आ रही होंगी ना, F इंटरनल और F इंटरनल। तो ये जो F इंटरनल और F इंटरनल आपको दिख रही हैं, ये जो F इंटरनल और F इंटरनल दिख रही हैं, उसी को हम किसी एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस बताते हैं। अब जरा समझिएगा पॉइंट की डेफिनेशन। पॉइंट क्या है, पॉइंट बेसिकली एट लीस्ट 2 लेयर्स से बनी हुई बॉडी है, 2 लेयर्स से बनी हुई बॉडी है पॉइंट, ठीक है। सोम में जब भी मैं पॉइंट बोलूंगा, इसका मतलब आपको पॉइंट कैसा समझना है, इस तरह का। हमेशा आप पॉइंट ऐसा समझेंगे, जब भी मैं पॉइंट बोलूंगा इस सोम में, हमेशा पॉइंट ऐसा समझेंगे जिसमें एक लेयर कम से कम इस लेयर पर ये एटम्स हैं, ठीक है, और इस वाली लेयर पर बैक साइड में ये एटम्स हैं। मतलब 2 लेयर तो एटलीस्ट हैं एटम्स की, 2 लेयर तो एटलीस्ट हैं एटम की। मतलब एक क्यूबिकल रखिएगा अपने माइंड में, और उसमें कम से कम 2 लेयर तो रखिएगा एटम की, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सीधा ग्रेन या एटम सिर्फ एक है और उस पर फोर्स इधर से भी लगा दो, इधर से भी लगा दो। जब भी पॉइंट कहते हैं, पॉइंट में क्या होते हैं, कम से कम 2 लेयर, ऐसे देखिएगा यहाँ पर, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। कम से कम 2 लेयर, कम से कम वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं बीच की लेयर, ठीक है, बट कम से कम 2 लेयर तो आपको 2D में दिख ही रही होंगी। 2D में उस पॉइंट की कम से कम 2 लेयर तो दिख रही होंगी। यही कॉन्सेप्ट है सोम का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम इसकी बारीकी को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो F इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं ना 2 वाले पार्ट पर, वो क्या लग रहे हैं, इधर वाली लेयर पर तो इधर की तरफ, इधर वाली लेयर पर इधर की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां से समझ में आ रहा होगा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से पॉइंट के हिसाब से अगर मैं इसे पॉइंट ही मान लेता हूं, तो इस पॉइंट की कम से कम हम 2 लेयर मानेंगे। एक लेयर हो गई इस साइड, है ना, और एक लेयर हो गई इस साइड।
तो यहां पर दो लेयर पर फोर्सेस कैसे लगेंगे, ऐसे, एफ इंटरनल इधर की ओर और एफ इंटरनल इधर की ओर, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है ना जो इससे इस साइड में भी हैं और जो इससे इस साइड में भी हैं, तो वो इसे अपनी तरफ खींचेंगे अगर इस पर टेंशन लग रही है। तो अगर इस पर टेंशन लग रही है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया, अगर बॉडी पर टेंशन लग रही है तो एफ इंटरनल ऐसे ही तो आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर सोचिएगा अब आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहां का आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, जो यहां पर एक पॉइंट मैंने लिया तो पॉइंट की कम से कम दो लेयर मान के चलूंगा, तो पॉइंट की दो लेयर मान लीजिए, एक तो हो गई ये वाली इस साइड, ठीक है, और एक हो गई हमारे पास पॉइंट की ये लेयर इस साइड, ठीक है। तो इस पर जरा फोर्सेस लगाओ, इस पर फोर्सेस लगाओ, कैसे लगेंगे, इंटरनल इसी की डायरेक्शन में तो लगेंगे, तो एफ इंटरनल ये, क्योंकि इससे और जो पार्ट है वो भी तो हमारे एटम्स है ना, तो वो इस पर फोर्सेस लगा रहे होंगे ये वाले, देखिए 1 पर फोर्सेस 2 लगाएगा और 2 पर फोर्सेस 3 भी तो लगाएगा इधर की ओर, और 2 पर फोर्सेस 1 भी तो लगाएगा इधर की ओर, ठीक है। तो यहां पर ये एफ इंटरनल ऐसे दिखेगा, और यही हमारा स्ट्रेस का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये एक पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम है जो मैं ये दिखा रहा हूं, ये एक पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो वर्ड है, जो हम रेजिस्टेंस वर्ड बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस है दूसरे एटम्स द्वारा लगाया गया मेरे ऊपर फोर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस वो है, ठीक है, दूसरे एटम्स द्वारा लगाया गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स, दैट इज द रेजिस्टेंस। और यहां पर वो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो इस पॉइंट पर ऐसे दिख रहा होगा, इस पी के साथ ही दिख रहा होगा, ये वाली चीज। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा यहां से, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में हम देख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस की अगर बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है ट्रांसवर्स और शियर स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो हमने चैप्टर 2 में विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन लोड को देखा था, तो वहीं हमने लोड के जो बारे में देखा था, याद करो आप, तो लोड के बारे में हमने यही तो देखा था ना कि आपके पास एक ये पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट में हमने एक फोर्स को इस वाली फोर्स को बोला था FP1, जिसे हमने बोला था एक्सियल फोर्स जो कि सेंट्रोइड से होके जा रही थी। अगर ये हमने रेफरेंस माना था, ये हमने फिक्स मान लिया था, तो रेफरेंस अगर ये था तो P1 था एक्सियल फोर्स, जो कि इस बॉडी में क्या करेगी, टेंशन क्रिएट करेगी ना। और अगर मैंने यहां पर एक फोर्स ऐसे मान लिया तो उसे मैंने बोला था P2 असेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है, असेंट्रिक एक्सियल लोड। और आपको याद है कि अगर मैं P2 को यहां पर ट्रांसमिट करूं तो क्या इफेक्ट होगा उसका, P2 को अगर यहां पर ट्रांसमिट करूं तो एक तो आएगा P2 इंटू ई का कपल, एक तो आएगा P2 इंटू ई का कपल, और साथ ही P2 कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, P2 कहां लग जाएगा, यहां पर P2 लग जाएगा यहां पर ऐसे, ठीक है। तो P2 को अगर मुझे यहां ट्रांसमिट करना है सेंट्रोइड पर, तो एक तो मुझे कपल देना होगा, एक मुझे फोर्स देना होगा। याद है ना जब मैंने चैप्टर 1 में आपको समझाया था कि अगर एक पॉइंट को सेंट्रोइड से वो नहीं जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं जा रहा है जहां पर आपको उसका इफेक्ट देखना है, तो उस पॉइंट पर जो फोर्स लगा हुआ है वो जब हम दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट करते हैं तो एक कपल बनता है और एक हमारा वही फोर्स वहां पर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा हुआ है पहले से ही, तो यहां पर ये इफेक्ट हमें दिख रहा है। तो जब मोमेंट वाली बात आ जाएगी तो असेंट्रिक जो फोर्सेस होते हैं, जो असेंट्रिक फोर्सेस होते हैं वो कपल क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए मोमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से क्या आती है हमारी, या बेंडिंग क्रिएट करेंगे या फिर वो ट्विस्टिंग क्रिएट करेंगे, या तो बेंडिंग क्रिएट करेंगे या फिर वो ट्विस्टिंग क्रिएट करेंगे। ट्विस्टिंग कौन से वाले फोर्स करेंगे, ट्विस्टिंग असेंट्रिक ये वाले फोर्स करेंगे जो यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ट्विस्टिंग कौन से वाले इफेक्ट करेंगे, ये वाले जो कि असेंट्रिक हैं, यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है, सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ट्विस्टिंग क्रिएट कराएंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट कराएंगे, ठीक है। तो एक मोमेंट होगा बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई हैं मोमेंट के दौरान, ठीक है। तो एक होगा बेंडिंग मोमेंट, एक होगा ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये दोनों ही इफेक्ट्स की वजह से हमारे अलग अलग चैप्टर बन के आते हैं। ये चैप्टर बनता है चैप्टर 4 प्योर बेंडिंग, और ये चैप्टर बनता है चैप्टर 5 प्योर टॉर्जन, ठीक है। तो इसके बारे में हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में अच्छे समझेंगे, ठीक है, कि प्योर बेंडिंग एंड प्योर टॉर्जन क्या है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, एक्सेल का। चैप्टर 2 हमारा किसका है, एक्सेल का। तो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है वो बेसिकली आपकी पूरी सॉम है, वो बेसिकली पूरी सॉम है आपकी। देखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारी लग रही है वो किसकी वजह से आ रही है, नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से। और जो यहाँ पर ट्रांसवर्स शियर है वो हमारी किसकी वजह से आ रही है, ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से,
ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से। ट्रांसवर्स फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स आपने पहले ही समझे हुए हैं, ठीक है, चैप्टर 1 में। तो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस अगर मेरा सेंट्रोइड से फोर्स निकल रहा है तो वो मेरी कहलाती है एक्सियल स्ट्रेस। मतलब फिगर कुछ हो जाएगा इसका ऐसा, सेंट्रोइड से फोर्स हम मान रहे हैं एफ और एफ, तो यहां पर जो स्ट्रेसेस आएंगी वो क्या आएंगी मेरी, सीधी सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस। इसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस। इसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस। बट जो मोमेंट की वजह से स्ट्रेस आ रही है, जिस बॉडी के अंदर असेंट्रिक लोडिंग लग गई या मोमेंट आ गया, उसकी वजह से कैसे आता है, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट दिखेगा मटेरियल पर ऐसा कि ये एम ऐसे लग रहा है, एम ऐसे लग रहा है। यहां पर हम एक बेंडिंग इक्वेशन लेके चलते हैं जिसमें हमारी स्ट्रेसेस आती हैं। इस चीज को भी हम देखेंगे चैप्टर 4 में, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस कौन सी, ये है हमारी, इसमें आएंगी बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा बी। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, एम अपॉन आई एन ए इक्वल टू सिग्मा बी एट वाई अपॉन में वाई इक्वल टू ई वाई आर। ठीक है, ये इक्वेशन हम समझेंगे चैप्टर 4 में। ठीक है, ये इक्वेशन में समझेंगे चैप्टर 4 में। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, जब हम विदाउट बेंडिंग काम कर रहे होते हैं, जब हम कंसीडर करते हैं विदाउट बेंडिंग कि उस बॉडी में बेंडिंग नहीं हो रही है, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेस ऐसे जब लग रही होती है, ट्रांसवर्स फोर्स जब ऐसे लग रही है, ट्रांसवर्स फोर्स चाहे तो ये आप ट्रांसवर्स फोर्स बोल सकते हो, बट आप कहोगे कि सर ट्रांसवर्स तो आपने कुछ और ही बताई थी हमें, तो वही चीज है, बस 90 डिग्री घुमा दिया है, बस 90 डिग्री घुमा दिया है ऐसे। बस इसमें क्या मान के चल रहा हूं मैं, बेंडिंग को नेग्लेक्ट। इसमें मैं मान के चल रहा हूं बेंडिंग को नेग्लेक्ट, बट बेंडिंग तो होनी ही है। क्यों, क्योंकि F इंटू कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा तो बेंडिंग आनी ही है। बट अगर मैं बेंडिंग को यहां पर नेग्लेक्ट मान के चलूं तो यहां की जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है वो ये कहलाती है टाउ। इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन दैट क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि इस फोर्स के पैरेलल है, जो कि इस फोर्स के पैरेलल है। ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि इस फोर्स के पैरेलल है। कौन से, ये जो फोर्स लग रहा है इसका ही क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हो। इस चीज को यहां पर देखिएगा, क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज। तो फोर्स कहां लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है ऐसे। इस चीज को थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहां पर, इस चीज को देखिएगा यहां पर अच्छे से, और ठीक है, तो फोर्स लग रहा है यहां पर ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ट्विस्टिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेंट्रोइड से होता हुआ जा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से पैरेलल है, किसके पैरेलल है, अपने क्रॉस सेक्शन के। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो पैरेलल वाला है और एफ जो पैरेलल है, ठीक है। तो टाउ यहां पर, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट शियर। बट जनरली होता क्या है, जनरली हमारे पास बीम होती है इस तरह की, जिसमें लेंथ होती है और जिसमें पॉइंट फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऐसे। तो यहां पर आती है बेंडिंग, यहां पर आती है बेंडिंग। तो जो बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस आ रही हैं, मतलब जो बेंडिंग के केस में स्ट्रेसेस आ रही हैं, कौन सी वाली शियर, वो निकलती हैं इस फॉर्मूले से। किससे, टाउ एट वाई इक्वल टू पी इंटू ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी। ये हम समझेंगे चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 के सेकेंड पार्ट में, शियर स्ट्रेसेस इन बेंडिंग केस, शियर स्ट्रेसेस इन बेंडिंग केस। एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस होती हैं कुछ इस तरह की कि अगर मैं एक शाफ्ट लेके चल रहा हूं और इस शाफ्ट को मैंने इधर से फिक्स कर रखा है और यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहा हूं टी। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट रिएक्शन भी देगा टी की, और यहां इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से ही स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, जिसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। और वही अगर मैं टाउ एट आर से लिखूं तो टॉर्जनल इक्वेशन आती है मेरी क्या, टी वाई जे इक्वल टू टाउ एट आर बाई आर इक्वल टू जी थीटा वाई एल। ये हमारी टॉर्जनल इक्वेशन कहलाती है। ये है हमारा चैप्टर 5, ठीक है। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो सब चैप्टर इसके कॉम्बिनेशन के हैं, ठीक है। तो हमने यहां पूरी सोम के स्ट्रेसेस समझ लिए। इस फिगर में इन चीजों को बड़ी ही अच्छे से आप नोट डाउन करो। इन फिगर में हमने पूरे सोम के स्ट्रेसेस समझ लिए, ठीक है। पूरे सोम के हमने स्ट्रेसेस समझ लिए हैं इसमें, ठीक है। इनको नोट डाउन करो, कोई डाउट रहता है तो प्लीज पूछो, ठीक है। ऐप में जाके क्वेश्चन करो, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस चीज को बना लीजिएगा, ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमने इसी से रिलेटेड डिस्कशन रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर
बात करेंगे हम स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस के बारे में हमने बातें जो की हैं वो उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होंगी। स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर। स्ट्रेस के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बस हमारे पास अभी धीरे धीरे हमने ये चीज़ें लेके चल रहे हैं हम। तो हमने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया एक तरह से, ये वाली चीज़ हमने समझ ली है, ये वाली चीज़ समझ ली हमने, ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास बातें करने के लिए बचा हुआ है डिफॉर्मेशन, जो कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और या फुल्ली कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है, पार्शियली रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है, तब वहां पर स्ट्रेस आती है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आ रही है। दूसरा, अगर फ्रीली है तो स्ट्रेस कैसे नहीं आ रही है वहां पर, वो चीजें भी हम समझेंगे। वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा पॉइजन्स रेशो के टाइम पर, इलास्टिक कांस्टेंट के टाइम पर, ठीक है। अभी हमारे पास बचा हुआ है टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस एज ए टेंसर क्वांटिटी, इसके बारे में बात भी करेंगे, बट पहले हम स्ट्रेन को भी समझेंगे। तो स्ट्रेन को समझने के बाद हम जो ये छोटे छोटे पार्ट हमारे बचे हुए हैं, हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां से हमने ये देख लिया है स्ट्रेस को हमने अच्छे से समझा फ्लो डायग्राम के हिसाब से। उसके बाद स्ट्रेस के बारे में ये बातें हुई, स्ट्रेस से जो रिलेटेड हमारे पास सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हमने वो भी डील किया, ठीक है। जो सिग्मा की वैल्यू होती है हमने वो डील की, डायरेक्टली स्ट्रेस से क्वेश्चन हमने ये डील कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेसेस हमारी पूरी सॉम में कितनी होती हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डील की हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डील की हैं। अब फर्दर हम बात करेंगे स्ट्रेन की।